The Guardian of Faith versus the Oppressors of Right. This is the report that has been tabled after 9 years of rigorous work by the National Commission for Protection of Child Rights. Joining me right now is the National Commission of Protection for Child Rights Chief Priyank Kanungo. Thank you for speaking to us. At this point, the question on the funding of the state and by the center on the madrasas is being hiked. There has been a report which focuses and urges the states and all the administration to stop the funding to the madrasas because it prohibits and violates what has been granted under the right of education. प्रियांक जी, जो अब रिपोर्ट आई है 71 पेजेस लॉन्ग रिपोर्ट, उसके क्या ऐसे तथ्य हैं जिसकी वजह से जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनको एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है उनके ऊपर फंडिंग के लिए आपकी रिपोर्ट ने सीधा सीधा स्टेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला है कि अभी नहीं होना चाहिए? कि 71 पेजों के बाद अनेक्सर्स भी हैं और उन अनेक्सर्स में एक पेज ऐसा है ये जो मदरसा बोर्ड है ये उन मदरसों को ग्रांट देते हैं, एफिलिएट करते हैं जिन पे यूडाइस कोड है जो स्टेट गवर्नमेंट्स देती है। अब जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं वो जानते हैं कि यूडाइस कोड उन स्कूलों की पहचान सुनिश्चित करता है जो स्कूल हैं। स्कूल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स हैं, पेडागोजी जानने वाले टीचर्स हैं, स्कूल सेफ्टी के इंतज़ामात हैं, करिकुलम को फॉलो करते हैं, परीक्षा की जो पद्धति है उसको समझते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलके एक स्कूल बनाते हैं। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब होता है स्कूल। तो हमने ये बात जब भारत सरकार को बताई कि देखिए ये जो यूडाइज है ये स्कूल का अधिकार है। अब ये मदरसों को यूडाइज दे दिया गया है जहाँ पे ना ट्रेन टीचर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। तो सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। तो बात वहीं से शुरू होती है कि मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड जो मदरसे हैं वो यूडाइज कोड गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और राज्य सरकारें आर्बिट्ररी गलत तरीके से दे रही हैं। भारत सरकार इस पर संज्ञान ले चुकी है। मदरसा बोर्ड इसलिए अस्तित्व में आए थे कि मुसलमान बच्चों को दुनियावी तालीम दे सकें, पर वो अपने मकसद में फेल हो गए। देखिए 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2010 से लागू हुआ वो ये कहता है कि मदरसा इसके दायरे के बाहर है। वो ये कहता है कि शिक्षा किस प्रकार की होगी जो मैंने आपको बताया। अब मदरसों में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो मदरसे को इसके बाहर करता है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अपने संवैधानिक अधिकार से महरूम नहीं हो सकते और इसके लिए बड़ा क्लियर मामला है। ये 8 राज्यों में मदरसा बोर्ड है, 7-8 राज्यों में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 245 ये स्पष्ट निर्देश करता है कि अगर एक कानून किसी कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे भारत सरकार का है, भारत की संसद ने बनाया है, तो वो प्रिवेल करेगा हर उस कानून पे जो किसी राज्य सरकार का बनाया हुआ है। तो ये राज्य का जो कानून है वो मदरसा बोर्ड है और भारत का जो कानून है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसलिए वो प्रिवेल करेगा। हर बच्चे को 6 से 10 साल की उम्र में 4 घंटे और 10 से 14 साल की उम्र में 6 घंटे स्कूल भेजना राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार उस पैसे से मदरसा नहीं चला सकती जिस पैसे से उसे स्कूल स्थापित करना हो, बच्चे को स्कूल में भेजना है। इसलिए फंडिंग बंद होना चाहिए, मदरसा बोर्ड डिसबैंड हो जाना चाहिए। अनमैप्ड अनरजिस्टर्ड मदरसों में जो बच्चे हैं उनके भी स्कूलों में दाखिले तत्काल होने चाहिए जो हिंदू बच्चे हैं। अब मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मदरसा बोर्ड में सरकार की फंडिंग से चलने वाले जो मदरसे उनमें हमको हिंदू बच्चे मिले, लगभग हर राज्य में मिले। तो हम सरकार के टैक्स पेयर के पैसे से नॉन मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा क्यों दें? हर मदरसा बोर्ड में मदरसा की डेफिनेशन ये कहती है कि वो इस्लामिक धार्मिक शिक्षा देने का संस्थान है। तो क्यों टैक्स पेयर किसी धर्म विशेष की प्रीचिंग करने के लिए अपना पैसा दे उन लोगों को जो हिंदू हैं? तो ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। तो हमने बोला कि मदरसा बोर्ड ही बंद कर दीजिए, झंझट खत्म करिए। अब रही बात इनमें पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें स्कूल जाना चाहिए। स्कूल देश के हर जगह है। भारत में 15 लाख स्कूल हैं। हर 1 किलोमीटर के दायरे में एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल्स अवेलेबल हैं और इसकी मैपिंग भारत सरकार ने करके दी हुई है। हर राज्य में स्कूल पर्याप्त संख्या में। ये गड़बड़ी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये गड़बड़ी की शुरुआत होती है औरंगजेब के ज़माने में। औरंगज़ेब से आगे चलते हैं कि औरंगज़ेब ने एक सिलेबस बनवाया, दरसे निज़ामिया। इसके साथ साथ उसने एक और बुक बनवाई, फतवाए आलमगीरी, जिसमें उसने शरिया के अकॉर्डिंग कैसे देश चलेगा ये तय किया। तो जो मौलवी हैं, जो उलेमा हैं, जो मौलाना हैं, जो सैयद हैं, जो शेख हैं, जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं, ये किताब वो भी कहती है कि अपर कास्ट मुस्लिम को सज़ा नहीं दी जा सकती।
तो ये इस तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी जो माहौल है ये बनाया औरंगज़ेब ने, फिर वो फॉलो हुआ। बाद में शाह वलीउल्लाह देलवी ने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया कि भारत में तालिबान की तरह एक शासन स्थापित करो जहाँ पे उलेमा मौलवी मिलकर के देश चलाएं। वो फेल हुआ। लाखों लोगों की भारत में हत्याएं की गईं। पानीपत की तीसरी जंग जो है एक मदरसा के उलेमा के कारण हुई। ये रिकॉर्डेड है, हमने इसमें डाला है रिपोर्ट में अपनी। फिर आगे आप जब बढ़ते हैं तो इंडिपेंडेंट इंडिया में और इंडिपेंडेंस के ठीक पहले ये जो दारुल उलूम देवबंद नाम की संस्था है, इसके जो देश में सबसे ज़्यादा मदरसों को कंट्रोल करती है और इसके माध्यम से पूरे मुसलमान समाज को कंट्रोल में रखती है, उसके जो सदर थे जो मौलाना हुसैन मदनी थे, उन्होंने एक बैठक में 1945 में कहा कि हम पाकिस्तान के आइडिया का विरोध केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हम तबलीग करने का अपना अधिकार हिंदुस्तान की ज़मीन से ख़त्म नहीं करना चाहते। उन्हें भारत के बंटवारे से तकलीफ नहीं थी, उन्हें तकलीफ इस बात से थी कि जो हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा तबलीग वहाँ तक सीमित हो जाएगी। तबलीग के मायने क्या है, हमने रिपोर्ट में लिखा है। तबलीग के मायने हैं टू प्रीच इस्लाम। आप इस्लाम के ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी बनाने के लिए भारत की भूमि का उपयोग करना चाहते हैं और इसके लिए मदरसे चलाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन 1972 में यही दारुल उलूम देवबंद के मदरसा के उलमाओं ने किया। और क्यों किया? 1972 में भारत की संसद में एक कानून आया था, वो कानून एडॉप्शन को रेगुलेट करने की बात कर रहा था। अनाथ बच्चों के एडॉप्शन में जाने के अधिकार को छीनने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन कराया और यही उलेमाओं ने कराया जो मदरसे चलाते हैं। पूरे देश में कोई भी राज्य सरकार गुजरात को छोड़ करके हमको सर्वे करके नहीं बता पाई कि अनरजिस्टर्ड मदरसों में कितने बच्चे हैं। गुजरात की सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सर्वे किया और बच्चों को स्कूल एजुकेशन में एंगेज करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के फंडिंग बंद होना चाहिए, बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, हिंदू बच्चों को तत्काल वहाँ से निकालना चाहिए। और सिर्फ बात ये नहीं है कि जो मुस्लिम हैं उन बच्चों को ही मदरसों के अंदर जो इम्पार्ट हो रही है एजुकेशन, जो इम्पार्ट वो मदरसों के जो उलेमा हैं वो कह रहे हैं जो हो रही है, और उसके अलावा भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उसके ऊपर भी इस रिपोर्ट में काफ़ी तथ्यों पे बात की गई है। ये एक पहलू है। दूसरा, ये हमेशा सवाल उठता है कि जब भी आप ऐसी बात करते हैं और स्पेशली जब रिपोर्ट ऐसी आती है तो एक तरीके से ये ऑपोजिशन के लिए हमेशा सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके से तो आप एक धर्म के ऊपर, उस धर्म के किए गए ट्रेडिशन, उसकी की गई रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। पहले भी ये बात आई है, बात सुप्रीम कोर्ट में गई है, तब भी खड़ी हुई। तो इस चीज़ को कैसे डिफेंड करें? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया उसमें ये लिखा कि भारत सेकुलर राष्ट्र है और संविधान के बनाए कानूनों के हिसाब से चलेगा। तो देश शरिया के हिसाब से नहीं चलेगा। जिस कठमुल्ले के दिमाग में आज भी ये बात है कि वो शरिया के अकॉर्डिंग देश को चला सकेंगे, उनको अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिए। दिमाग तो देश तो जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान से चलेगा। अब ये गड़बड़ियाँ क्या हुई, मैं फिर बाबा साहब को कोट करूँगा। बाबा साहब ने बोला शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसका परिणाम SC ST कम्युनिटी के बच्चे आज कुल मिला के हायर एजुकेशन में 20% के आसपास है। महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक जितने दलित चिंतक हुए, उन्होंने देश में जो SC और ST कम्युनिटी थी उनको पढ़ने की तरफ प्रेरित किया। इसके उलट मैं यहाँ पे एक बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो हुए वो एक मुस्लिम प्रीचर भी थे, मौलाना थे, अबुल कलाम आज़ाद उनका नाम था। वो 1950 में संविधान लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में खड़े होकर ये बोलते हैं कि मुसलमान बच्चों को तो केवल दीनी तालीम लेना चाहिए, वो स्कूल और जो उस वक्त 24 यूनिवर्सिटी थी वो यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए नहीं है। तो आप गलत दिशा में बच्चों को ले गए। 20 साल तक इस देश में मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर रहे, लेकिन आज देश में हालत ये है कि हायर एजुकेशन में मुसलमान बच्चों की हिस्सेदारी केवल 5% है। SC ST की कम्युनिटी को ये प्रिविलेज नहीं मिला, उनको इतने एजुकेशन मिनिस्टर कभी नहीं मिले देश में, लेकिन ये उनकी सक्षमता है। मैं बधाई देना चाहूँगा देश के सभी SC ST कम्युनिटी के बच्चों को जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों के पालन, OBC 37% है, बाबा साहब के आदर्शों का पालन करते हुए अपने आप को इवॉल्व किया, पढ़ाया, पढ़े, आगे बढ़े, और आज वो निश्चित रूप से जब दहाड़ते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। तो मुसलमान बच्चों के पिछड़ेपन का कारण कौम के रहनुमा, तथाकथित रहनुमा, उनकी बेरुखी और उनका एक प्रकार का षड्यंत्र है कि अगर ये एजुकेशनली एम्पावर्ड हो गए तो हमको सुपर पावर कर लेंगे। तो कौम को किस प्रकार सप्रेस करके, कंट्रोल करके रखा जाए कि उनके अनुसार वोट बैंक बने रहें,
उनके अनुसार उनके पीछे चलने वाले लोग बने रहें, उनके अनुसार जब चाहा जैसा चाहा मनमाहा उपयोग कर सकें, उनकी गाढ़े पसीने की कमाई को डोनेशंस के नाम पे हड़प सकें, इस सब के लिए इस प्रकार का तंत्र स्थापित किया गया है। अब ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये सारे स्टेट्स को गई हैं और अब ऑलरेडी इस स्टेट्स ने नोटिस भी इशू कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप कमीशन क्या देख सकता है और क्या रिप्लाई आने की एक्सपेक्टेशन? देखिए, ये तो संघर्ष है, बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष है। तो हर वो दरवाज़ा हम खटखटाएंगे जहां बच्चों की आवाज़ सुन ली जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो भारत की संसद हो, चाहे वो जनता हो। तो रिपोर्ट देश के सामने है, अब देश की जनता निर्णय करेगी। Thank you for speaking to us. This was the NCPCR chairperson, Priyank Kanungo, in a conversation on the report, in fact, that has come out after 9 years of research, tabling how, in fact, the funding by the state at the behest of donations should be curtailed in the madrasas, which are the Muslim religious institutions, because they are disempowering the children, in fact, on the basis of giving them and providing them education by disempowering them from the formal education. This is Simran with video journalist Avinash for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.